हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? आपके 8वीं क्लास वालों 8वीं क्लास वालों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर मैं आ गया हूँ विज्ञान का। ओके, विज्ञान विषय का भी पेपर आ गया है भाई आपके कक्षा 8। तो हो जाओ तैयार। चैनल को दबा के लाइक ठोकना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आज अपनी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं अगले पेपर का वीडियो लेके आऊँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ देखो कक्षा 8 विषय विज्ञान। देखो नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो अपने को सभी प्रश्न को करना है, हल करना है। किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न को छोड़ना नहीं। आगे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 1 से 20 तक सारे प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तथा प्रश्न संख्या 27 एवं 28 दोनों 5-5 अंक निर्धारित हैं। दोनों के लिए 5-5 अंक है, 27 और 28। बाकी 21 से 26 तक जो है वो 2 नंबर का प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। तो हर प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए आपके पास पर्याप्त जगह उपलब्ध रहेगी। पेपर में ही हल करना है आपको पेपर। सबसे पहले लिया हुआ है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अपने को इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो हो जाओ शुरू। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसको पीटकर किया जा सकता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, जिंक। जिंक जो है उसको हम पीटकर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। साथियों नहीं है पूछा है तो इसका सही आंसर से हो जाएगा धान। मटर, चना और सरसों जो है रबी की फसलें है। ओके, तो से आंसर इसका राइट हो जाएगा। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम को क्या कहते हैं? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने का जो प्रक्रम होता है उसको साथियों हम किण्वन बोलते हैं। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया किस वजह से फैलता है? साथियों मादा एनाफिलीज मच्छर अगर हमें काट ले तो मलेरिया रोग होने की चांस हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो साथियों कॉपर में जब जंग लगता है तो उसका रंग जो है हरा हो जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसके द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है? तो साथियों स्नेहक जो होता है उसके द्वारा हम जो है घर्षण को कम कर सकते हैं। कौन सा रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो साथियों इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है वो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक धातु नहीं है? तो साथियों सल्फर जो है वो धातु नहीं है। इसका सही आंसर राइट हो जाएगा। खेत में से खरपतवार निकालने के लिए कौन से औजार की आवश्यकता पड़ती है? खेत में से खरपतवार निकालने के लिए साथियों कल्टीवेटर की आवश्यकता पड़ती है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तरलों द्वारा जो घर्षण बल लगता है उसको साथियों कर्षण कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना साथियों।
आपको नया नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपको मिल जाएगा। आगे लिखा हुआ सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो साथियों अपने को जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 10 शब्द अपने पास दिए हुए हैं सारणी में, उनमें से 5 जो है अपने को इस खाली जगह में भरना है। तो 11वां क्वेश्चन है फास्फोरस बहुत सक्रिय ए धातु है। यहाँ खाली जगह थी, मैंने सक्रिय यहाँ पे भर दिया है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जब घर्षण होता है तो वहाँ से ऊष्मा उत्पन्न होती है, मैंने यहाँ ऊष्मा भर रखा है जल से। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन CNG गैस होती है। ओके, CNG जो है वो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन होता है। उससे क्या है, धुआं वगैरह नहीं निकलता है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु के कारण पलायन करते हैं। यहाँ खाली जगह थी, मैंने जलवायु भर दिया है। तो जलवायु के कारण से जो दूर देशों के जो पक्षी है प्रवासी, जो बाहर से आते हैं, उनको प्रवासी पक्षी कहा जाता है। तो जो दूसरे देशों से जो पक्षी आते हैं वो जलवायु के कारण यहाँ से पलायन कर जाते हैं। खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। साथियों जो खरपतवार होती है, जो भी फसल के अलावा जो भी कचरा होता है अपने खेत में, उसको खरपतवार कहते हैं। तो उसको हटाने को जो निराई कहते हैं। अब अपने को सत्य और असत्य की पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। तो साथियों सही बात है, कोक जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। इसमें सही का निशान लगा दिया है मैंने, आप भी पेपर में जब आए तो लगा देना। 7वां क्वेश्चन सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। सही बात है, सोडियम जो है अभिक्रियाशील है। 18वां क्वेश्चन देखो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। बिल्कुल, उर्वरक जो होते हैं वो मानव निर्मित लवण है। तो इसमें भी अपने को सही का निशान लगा देना है। मैंने सही निशान पहले से लगा रखा। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डालने के बाद में ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। तो साथियों यह बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसी प्लास्टिक होती है जिनको अगर एक बार हमने सांचे में डालकर उनको ढाल दिया जाता है, कहने का मतलब आकार दे दिया जाता है, तो उसको फिर ऊष्मा देकर हम गर्म नहीं कर सकते। ये जो प्लास्टिक होती है इसका नाम है थर्मोसेटिंग, और ये बात सही है। तो अपने को सही का निशान लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखो मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये बात गलत है भाई, मिट्टी का जो तेल है वो जीवाश्म ईंधन है। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। यहाँ क्रॉस का निशान लगा देना या असत्य लिख देना। ओके, अब जो है दिए गए प्रश्नों के अपने को उत्तर देना। साथ ही इनका उत्तर जो है लगभग अपने को 30 शब्दों में देना है। ये अब यहाँ से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल के 2-2 उदाहरण दीजिए। भाई रबी की फसल क्या होती है, जो सर्दियों में हम बोते हैं वो रबी की फसल कहलाती है। जैसे सरसों है, गेहूँ है ना। अगला देखो खरीफ की फसल, और खरीफ की फसल है वो है मूंग, बाजरा है, जवार है ना। और भी जो हम जो बारिश के दिनों में जो फसलें बोते हैं ना, उन सभी को खरीफ की फसलें कहते हैं, जैसे जवार है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22 रेड डाटा बुक क्या है। तो साथियों रेड डाटा बुक क्या है, जो जीव विलुप्त हो चुके हैं वो जीव किस कारण से विलुप्त हुए, और जो जीव विलुप्त होने वाले हैं उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की लाल किताब में किया गया है, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। ओके, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो साथियों सूक्ष्म जीवों के जो मुख्य वर्ग है वो 4 है। ओके, कौन कौन से हैं। एक तो जीवाणु जैसे कि बेसाइलस आदि। दूसरा है कवक जैसे कि मशरूम, पेनिसिलियम, राइजोप्स
आदि। तीसरा है प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम आदि। शैवाल। चौथा वह शैवाल जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। ओके, ये हो गए आपके उदाहरण, और ये 4 जो है वो मुख्य है, इनको आपको याद रखना ही है। 24वां क्वेश्चन देखो, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो साथियों, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, आंसर में क्या लिखेंगे कि हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। पौधों और जानवरों दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। सभी जो जीव है एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। 25वां क्वेश्चन देखो, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने के क्या लाभ है। तो सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये ईंधन कम प्रदूषण करता है। इनसे जो है धुआं नहीं निकलता है, इसलिए यह प्रदूषण कम फैलाता है। इन ईंधनों का रख रखाव आसान है। स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ ये सस्ते ईंधन भी है। कहने का मतलब स्वच्छ तो है ही है, साथ में ये सस्ते भी हैं। भाई आजकल तो सस्ते नहीं रहे अब, लेकिन क्वेश्चन में अपने को ऐसे ही लिखना है। क्या होगा अगर हम वृक्षों की कटाई करते रहें। क्या होगा, हम जैसे अभी वृक्ष काट रहे हैं लोग, तो अगर ऐसे ही हम अगर वृक्षों को काटते रहेंगे तो हमें इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसके बारे में अपने को आंसर लिखना है। तो हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो धीरे धीरे वन्य प्राणी जो है वो विलुप्त हो जाएंगे। सारे वन्य जीव जो है वो विलुप्त हो जाएंगे। वन्य पेड़, वन में जो पेड़ पौधे भी है वो भी गायब हो जाएंगे। प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा। मृदा का अपरदन अधिक होगा। प्राकृतिक आपदाओं की संभावना अत्यधिक हो जाएगी। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, बाढ़ है, इस प्रकार की आपदाएं ज़्यादा हो जाएगी। तूफान वगैरह आने लग जाएंगे। 27वां क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है जो 5-5 नंबर के साथ है, 27वां और 28वां। तो इनको ध्यान से पढ़ना और याद कर लेना अच्छे ढंग से, है ना। सही पूरा आंसर मैंने बताया रखा है यहाँ पे, तो आपको याद करना है कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक ऐसी औषधि है जो कोशिका को नुकसान पहुंचाए बिना जीवाणु को मारते हैं या इनके विकास को रोकते हैं। जो हम एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं, किसी भी जीवाणु को मारने के लिए अपने को मान लो सर्दी जुकाम होती है तो एंटीबायोटिक देते हैं कि वे अंदर कोई भी जीवाणु है, रोगाणु है, वो ख़त्म हो जाए। तो उनको हम प्रतिजैविक कहते हैं। इनको लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेनी चाहिए। पहली बात तो कोई योग्य डॉक्टर है उसकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए हमें एंटीबायोटिक लेते वक्त। दूसरा है डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स को पूरा करना चाहिए। और जो डॉक्टर बताता है कि भाई अपने को इस प्रकार से ये गोलियां लेनी है, ये जो प्रतिजैविक दवाइयाँ हैं वो लेनी है, तो उस कोर्स को हमें पूरा लेना है। ऐसा नहीं है कि कहीं अधूरा छोड़ दें। प्रतिजैविक हालांकि सर्दी और फ्लू के खिलाफ प्रभावी नहीं है क्योंकि ये रोग जो है विषाणु के कारण होते हैं। जो रोग विषाणु के कारण से जो रोग होता है उनको प्रतिजैविक दवाइयाँ दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है। तो सर्दी और फ्लू के खिलाफ ये जो है प्रभावी नहीं है। ओके, अब देखो 28वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। कोरोना वायरस के संकेत और लक्षण क्या क्या हैं, इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। भाई कोरोना वायरस है, अभी चल रहा है 2-3 साल से, 2 साल से चल रहा है। तो इसके जो लक्षण है वो क्या है और हम इससे बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो कोरोना वायरस के सबसे 3 जो मुख्य लक्षण है वो है, और इन 3 में से आपको एक भी कोई दिखता है लक्षण तो अपने को टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। तो क्या है ये 3 लक्षण देखते हैं। लगातार खांसी आना, लगातार खांसी हो सकती है, यानी आपको 1 घंटे या फिर उससे अधिक वक्त तक लगातार खांसी हो और तो 24 घंटे के भीतर कम से कम 3 बार इस तरीके के दौरे परसेंट करने मतलब
24 घंटे में अपने को कम से कम 3 बार ऐसा हो कि लगातार 1-1 घंटे तक खांसी आती रहे। दूसरा है बुखार। इस वायरस के कारण शरीर का तापमान जो है लगभग 37.5 डिग्री प्लस हो जाता है ना, और जिसकी वजह से व्यक्ति का जो शरीर है वो गर्म हो सकता है और हो सकता है उसको भी सर्दी भी महसूस होने लग जाए। तो ये जो है बुखार के लक्षण होते हैं। गंध और स्वाद का भाई पता नहीं चलता है। विशेषज्ञों का कहना है बुखार और खांसी के अलावा यह भी एक वायरस का संक्रमण है, संक्रमण का संभावित महत्वपूर्ण लक्षण है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाई इस प्रकार से जब गंध और स्वाद का पता नहीं लगता है किसी भी, चाहे कुछ भी कैसा भी खिलाओ, तो अपने को स्वाद का पता नहीं चल रहा है, ना उसकी कोई गंध आती है अपने को, तो ऐसे में अपने को जो है इसको नॉर्मली नहीं लेना, अपने को थोड़ा बहुत सीरियस हो जाना है इसके प्रति। आपको किसी चीज़ का स्वाद या गंध नहीं आएगी या फिर आपको ये चीज़ें नॉर्मल लगेंगी, कि मतलब कुछ भी खाओ टेस्टी खाएंगे तो अपने को नॉर्मल महसूस होगा। तो साथियों, वॉच ओनली ऑन नरेश भाटी ऑफिशियल। अपने ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपको नरेश भाटी ऑफिशियल चैनल पे मिलेगा। सब्सक्राइब माई चैनल। अपने चैनल को अगर पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सारे दोस्तों के पास घुमा दो इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि अभी मैं जो बाकी जो पेपर बचे हैं जल्दी ही उन बाकी के पेपरों को भी लाने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।